हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मुख्य परीक्षा से संबंधित है उसके बारे में पाठ्यक्रम के और उसके विस्तार से हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयोजन, समृद्धि और विकास, रोजगार, संसाधन संग्रहण, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, है ना, और इससे संबंधित विषय। ठीक है, दूसरा समावेशन से उत्पन्न विभिन्न विषय, है ना, इंक्लूजन से जो भी उत्पन्न होते हैं। बजटिंग और बजट प्रक्रिया इसी के अंतर्गत आती है। प्रमुख फसलें, फसल संरचना, है ना, क्रॉपिंग के बारे में। खाद्य सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली, है ना, इसकी उद्देश्य, सीमाएं और समाधान। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष कृषि सब्सिडी, एमएसपी वगैरह का मुद्दे। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र इसी के अंतर्गत आता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, है ना, इससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं जैसे लोकेशन, बैकवर्ड, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा भूमि सुधार, है ना, और भूमि सुधार के बाद आएगा एलपीजी, है ना, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और औद्योगिक नीतियाँ, ये सब इसी में आएगा। बुनियादी ढांचा भी आएगा, इसके अंतर्गत आएगा सड़क, रेल, जहाजरानी, वायुपत्तन, ऊर्जा आदि, है ना। और नेक्स्ट हमारा रहेगा निवेश मॉडल, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल, है ना। इनमें से कुछ चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और जो बची हुई है मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं मुख्य मतलब इकोनॉमी के मुख्य विषय, मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख बिंदु। पहले हम जान लेते हैं समृद्धि और विकास में क्या होता है। समृद्धि और विकास, समृद्धि देखो, समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है ना। सभी पक्षों को अगर शामिल किया जाए तो वो विकास कहलाएगा और विशेष पक्षों को अगर शामिल किया जाए तो वो समृद्धि कहलाती है। किसी देश, प्रांत या अन्य भौगोलिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में एक निर्धारित समय तक होने वाली वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, है ना। अब अपने क्षेत्र में देखा जाए तो तीन तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि, है ना, वानिकी, मत्स्य, खनन वगैरह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण वगैरह आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है ना, जिसमें परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये चीजें आती है। ठीक है, इसके आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। अब देखते हैं हम विकास क्या होता है ना, डेवलपमेंट। मैंने पहले ही बता दिया, ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास, आर्थिक विकास एक व्यापक और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक समृद्धि तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही विषमता में कमी, गरीबी और भुखमरी में कमी, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी विकास अर्थात अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित क्षमता में वृद्धि भी शामिल है। आजकल प्रदूषण के स्तर में गिरावट को भी विकास की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है। अब हम देखेंगे समृद्धि और विकास, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया समृद्धि और विकास में क्या अंतर है ना। समृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास के बहुत सारे बिंदु रहते हैं, जैसे समृद्धि उसी के अंतर्गत होती है। विषमता कम होनी चाहिए, गरीबी भुखमरी कम होनी चाहिए, कौशल और रोजगार ज़्यादा होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का स्तर ज़्यादा होना चाहिए, प्रदूषण कम होना चाहिए। ठीक है, समावेशी समृद्धि क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि की ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्थिक अवसरों से वंचित व्यक्तियों और समूह को उत्तरोत्तर बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके, समावेशी समृद्धि कही जाती है। आर्थिक समावेशन के वर्तमान दौर में कई अन्य उपायों के साथ साथ वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है ना। जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दान योजना, है ना, वृद्धा पेंशन योजना, भविष्य निधि कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, ये सब चीजें इसी में आती है। ठीक है, ये डायग्राम के वगैरह इसके दिखाया गया है। पूंजी निर्माण की गति, पूंजी दर क्या होती है ना, वित्त प्रणाली क्या होती है, बचत और निवेश, है ना, बचत का निवेश क्या होता है, आंचलिक जो परिषदें होती है ना,
ईस्टर्न वगैरह ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समावेशी विकास है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? विकास की व्यापक प्रक्रिया से वंचित व्यक्तियों के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का ध्यान देना जरूरी है। कौन कौन से? सामर्थ्य वंचना या अभाव। कई व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अभाव के कारण विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए उनके समावेशन के लिए उन्हें सामर्थ्य बनाना जरूरी है ना। उसके अंतर्गत देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, परिसंपत्ति अभाव से ग्रस्त व्यक्तियों को सामर्थ्यवान बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को सुलभ बनाया जाना चाहिए। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य के अभाव से ग्रस्त व्यक्तियों के समावेशन के लिए उपकरणों की उपलब्धता और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं को अनुकूल बनाने पर बल देते हुए सामाजिक जागरूकता का भी विकास करना चाहिए। दुर्गम इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के सामर्थ्य में सुधार करने के लिए अर्थात संविधान में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली आदि के विकास को वरीयता दी जानी चाहिए। प्रतिकूल सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के कारण सामर्थ्यहीन नजर आने वाली सामाजिक वर्गों जैसे महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि के प्रभावी सामर्थ्य में सुधार के लिए राज्य की अगुवाई में अनुकूल माहौल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। विकास की मुख्य धारा में कई व्यक्ति इसलिए वंचित रह जाते हैं कि अवसरों की आवश्यकता की तुलना में अवसर की उपलब्धता कम रहती है, अर्थात अवसरों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन होता है। रोजगार एवं आय प्रवाह के अवसरों से वंचित लोगों के समावेशन के लिए दो तरफा रणनीति अपनानी चाहिए। एक तरफ रोजगारों के अवसरों की संख्या और उनकी विविधता बढ़ाने पर बल देना चाहिए और दूसरी तरफ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या और अवसरों की मांग के संयमन पर भी ध्यान देना चाहिए। रोजगार के लगभग 94% अवसर असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध है और इन्हीं में वृद्धि दर अधिक है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या को तेजी से कम करने के लिए असंगठित क्षेत्र के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार कार्यक्रम लागू करने चाहिए, है ना। इसलिए श्रम बाजार को आधुनिक बनाने और उसे गतिशील बनाने के उद्देश्य से सभी पुराने कानूनों का समेकन करके 4 श्रम संहिताओं की घोषणा की गई है। कौन कौन से 4 लेबर कोड बनाए गए हैं? 4 लेबर कोड बनाए गए हैं ना, मैंने आपको श्रम सुधार में बताया था। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में ही विभिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न होते रहते हैं। रोजगार और उपभोग के अवसरों से वंचित लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए समृद्धि की गति को तेज करना जरूरी है। अवसरों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे आरक्षण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दान, मुद्रा ऋण, इस तरह से होना चाहिए। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध और लेन देन। एक देश के जो उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, कामगार दुनिया के अन्य देशों के साथ विविध प्रकार के आर्थिक लेन देन करते हैं। ऐसी आर्थिक क्रियाकलापों पर उस देश की विदेश नीति का नियंत्रण रहता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की उपस्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक बंद अर्थव्यवस्था, जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की अनुमति नहीं दी जाती है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में विविध प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन की सरकारी अनुमति दी जाती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारीकरण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक संस्थाओं पर लगाए गए सरकारी नियंत्रणों को प्रगतिशील रूप से कम करते जाने की प्रक्रिया को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण की नीति की हिमायत करने वाले चिंतकों की विचारधारा आर्थिक उदारवाद कहलाती है, जिसके 2 प्रमुख चरण माने जाते हैं। आदर्शवादी उदारवाद, है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म बोलते हैं। अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ को आर्थिक उदारवाद का जनक भी माना जाता है। 18वीं सदी के अंतिम दौर में और 19वीं सदी के मध्य तक ये दर्शन तेजी से लोकप्रिय हुआ और उसके बाद 1930 के दशक तक ये वैचारिक रूप से परिपक्व होता गया। नव उदारवाद क्या होता है? नियो लिबरलिज्म। 1930 के दशक में उदारवाद के पतन के बाद कीनसवाद लोकप्रिय हो गए, लेकिन 70 के दशक में इसका भी पतन होने लगा और उदारवादी चिंतन का पुनः उत्थान हुआ, जिसे नव उदारवाद नाम दिया गया है। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, G7, OECD जैसी विभिन्न संस्थाएं नव उदारवाद को लोकप्रिय बना रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रचारक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना। अब हम देखते हैं उदारवाद।
उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक उदारवाद, जिसे उदारीकरण भी कहते हैं। किसी देश के अंदर चलने वाली आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि पर स्थापित सरकारी नियंत्रणों को कम करने वाली प्रक्रिया आंतरिक उदारीकरण कही जाती है, और इसका पक्ष लेने वाली विचारधारा को आंतरिक उदारवाद कहते हैं। नेक्स्ट आता है बाह्य उदारीकरण, है ना। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन पर आयात निर्यात, विदेशी निवेश, श्रमिकों का प्रवास आदि स्थापित सरकारी नियंत्रणों को कम करने वाली प्रक्रिया बाह्य उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है? पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से दुनिया के अनेक देशों द्वारा सामूहिक रूप से लागू की जाने वाली या अपनाए जाने वाली बाह्य उदारीकरण की प्रक्रिया को जो व्यापक होने के साथ साथ जटिल होती है, वैश्वीकरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। संरक्षणवाद क्या होता है? अपने घरेलू आर्थिक हितों के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगाए जाने वाले नीतिगत नियंत्रणों को संरक्षणवादी नियंत्रण कहते हैं। अर्थात एक खुली अर्थव्यवस्था को आंशिक रूप से बंद अर्थव्यवस्था बनाने के दर्शन को संरक्षणवाद कहते हैं, है ना। ठीक है, ये भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले पढ़ा चुका हूँ। ये मेंस के हिसाब से नोट्स हैं, तो इसको आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को, है ना। ये इसमें पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, जब मैं प्री के वगैरह इसमें इसके पहले वाले जो वीडियोस है उनमें आपको मिल जाएगा। सांस्कृतिक पर्यटन के अंदर क्या क्या आता है? धार्मिक विरासत और लोक सांस्कृतिक, है ना, ये इसी के अंतर्गत आती है ये चीज़ें। ठीक है, अब हम देखेंगे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, है ना। ये यूपीएससी में कभी कभी पूछा जा सकता है। विनिमय दर की परिभाषा क्या होती है? किसी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति को जिस किसी मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जाए उसे मुद्रा का विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 रुपये की क्रय शक्ति, घरेलू क्रय शक्ति और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति क्या होती है ना, है ना। मान लो कि 1 रुपये में 1 किलो टमाटर आते हैं, और 1 रुपये मतलब डॉलर की कीमत कितनी है? मान लो 70 रुपये में 1 डॉलर आएगा, है ना। तो उस हिसाब से होता है ना। तो 1/17 हिस्सा खरीद सकते हैं अपन 1 रुपये में डॉलर का। विनिमय दर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नॉर्मल, है ना, नॉमिनल नाममात्र विनिमय दर, है ना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इसे बोलते हैं। चालू कीमत स्तर पर घरेलू मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले किसी एक देश की जितनी मुद्रा प्राप्त हो सके उसे घरेलू मुद्रा का नाममात्र विनिमय दर कहते हैं, है ना। जैसे अपने को 1 डॉलर खरीदना है, तो 1 रुपये में डॉलर का 70वां हिस्सा अपन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नाममात्र प्रभावी विनिमय दर, नीर जिसे बोलते हैं। चालू कीमत स्तर पर घरेलू मुद्रा की इकाई मात्रा के बदले कई विदेशी मुद्राओं की जो या जितनी औसत मात्रा प्राप्त हो उसे घरेलू मुद्रा का नाममात्र प्रभावी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, अब आता है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। ये क्या होती है? किसी चुने गए आधार वर्ष, है ना, किसी चुने गए आधार वर्ष के कीमत स्तर पर घरेलू मुद्रा के इकाई मुद्रा के बदले अनेक विदेशी मुद्राओं की जो औसत मात्रा प्राप्त हो उसे रीर बोलते हैं ना, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हम देखेंगे, सामान्य चर्चा में विनिमय दर कहने से नावित का बोध होता है, लेकिन आरबीआई अपने अध्ययन और विश्लेषण की बारीकियों के लिए नीर और रीर का प्रयोग भी करता है। विनिमय दर व्यवस्था क्या होती है? किसी दर में विनिमय दर के निर्धारण तथा विनिमय दर में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जो कानून, संस्था और नीति अपनाई गई है उन सब की गतिशील संरचना को विनिमय दर की व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में 3 प्रकार के विनिमय दर व्यवस्थाएं या मुद्रा व्यवस्थाएं प्रचलन में देखी जाती है। पहली दृढ़ या जड़ विनिमय दर व्यवस्था, है ना। यदि किसी देश में अपनाए गए कानून के अनुसार विनिमय दर निर्धारण और परिवर्तन की समस्त शक्तियां एक प्रशासनिक संस्था को मिली है, विदेशी मुद्रा के क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में मोल भाव करने की कोई स्वतंत्रता नहीं मिली, तो ऐसी व्यवस्था दृढ़ विनिमय
वाली कहलाती है। उदाहरण, भारत में 1975 से 1991 तक विदेशी विनियमन अधिनियम, है ना, फेरा के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बहाल थी। दूसरा आता है तैरती या प्लवित विनिमय दर व्यवस्था, है ना, फ्लोटिंग करेंसी रिजीम। यदि किसी देश में अपनाए गए कानून के अनुसार विदेशी मुद्रा के क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में मोल भाव करने की और इस प्रकार से विनिमय दर तय करने की पूरी और अबाध स्वतंत्रता हो, है ना, किसी प्रशासनिक संस्था को विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की जरा भी शक्ति न दी गई हो, तो ऐसी व्यवस्था को लचीली या प्लवित विनिमय दर व्यवस्था कहते हैं, है ना। ये इनके कौन से उदाहरण हो जाएंगे? पूंजीवादी देशों में, विशेषकर OECD के सदस्य देशों में ऐसी व्यवस्था मौजूद है। नेक्स्ट आता है प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। यदि किसी देश में अपनाए गए कानून के अनुसार सामान्यतः विदेशी मुद्रा के क्रेताओं और विक्रेताओं को आपस में मोल भाव करने तथा मोल भाव द्वारा विनिमय दर तय करने की स्वतंत्रता दी गई हो और साथ में विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और आपूर्ति शक्तियों के प्रबंधन की शक्ति एक प्रशासनिक निकाय को दी गई हो, तो ऐसी मिली-जुली व्यवस्था को प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है? संसद ने 1999 में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा पारित किया, जो 1 जून 2000 से लागू हुआ। 5 जून 2006 से रेपो व्यवस्था की शुरुआत हुई है। 1 अप्रैल 2004 से RBI ने MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को शुरू किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। अब हम देखते हैं मुद्रा परिवर्तनीयता। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बाजार परिवेश में अर्थात मोलभाव द्वारा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को देशी मुद्रा और इसका विपरीत वाइस वर्स में बदलने की स्वतंत्रता को मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, ये सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर आया था। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। LERM लागू होने से 1992 में रुपया व्यापार खाते के संदर्भ में अंशतः परिवर्तनीय पार्शली कन्वर्टेबल हो गया है। इसमें कई निर्यातोन्मुख वस्तुओं के उत्पादन की गति तेज होती गई, उनका निर्यात बढ़ता गया, व्यापार घाटे पर अंकुश लगा, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे और सरकार की कर प्राप्ति भी बढ़ने लगी। तो मुद्रा की परिवर्तनीयता से ये फायदा हुआ है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे, है ना, SS तारापुर समिति आई थी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, है ना। तारापुर एक समिति आई थी, है ना। 1996-97 में क्या हुआ था? आसियान क्षेत्र में वित्तीय संकट, विश्व व्यापार के और अधिक उदारीकरण के उद्देश्य से GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, के सदस्य देशों के बीच 1986 में 8वें दौर की वार्ता शुरू हुई। चूंकि शुरुआत उरुग्वे में हुई, इसलिए इसे उरुग्वे दौर की वार्ता भी कहते हैं। उदारीकरण के इस नए माहौल में आसियान देशों की सरकारों ने आक्रामक रूप से उदारीकरण की नीति लागू की। इसी प्रक्रिया में उन्होंने पूंजी खाते के पूर्ण परिवर्तनीयता बना दिया, है ना। वहाँ पे 1996 में क्या हुआ? पूंजी का भारी मात्रा में पलायन हुआ, है ना। जॉर्ज सोरोस एक वहाँ के थे, है ना। तो एशियन स्टॉक मार्केट मेल्ट डाउन हो गया, तो काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा। ठीक है, संरक्षणवादी उपकरण जिसमें ना टेरिफ और नॉन टेरिफ लगाते हैं ना, ये जब मैंने आपको टैक्स वगैरह पढ़ाया था तो मैंने ये चीज़ें बताई थी, है ना। SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, श्रम मानक भी रहते हैं। श्रम मानक में जैसे किसी आर्थिक कार्य में शामिल श्रमिकों को मिलने वाले पुरस्कार या परिलब्धियों और उनके जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रबंधन के लिए कानून द्वारा स्थापित मानकों को श्रम मानक कहते हैं। इन्हें प्रायः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कार्य की दशाओं से संबंधित मानक, दूसरा जीवन की दशाओं से संबंधित मानक। पहले देखते हैं हम हरित मानक क्या होता है। व्यापार और उससे जुड़े उत्पादन कार्य के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रबंधन के लिए कानून द्वारा स्थापित मानक को हरित मानक कहते हैं। SPS क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों जैसे उत्पादन, व्यापार, उपभोग की प्रक्रिया में स्वच्छता सुनिश्चित करने, विशेषकर पौधों के उत्पादन और उससे मिलने वाली अन्य वस्तुओं के उपभोग में
स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी मानक स्थापित किए जाते हैं उन्हें एसपीएस मानक कहते हैं। अब हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। दुनिया के अलग अलग महादेशों में स्थित देशों के बीच चलने वाले आर्थिक लेन देन के प्रबंधन के लिए अपनाई गई संधियों, स्थापित संस्थाओं और नीतियों की व्यापक संरचना को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसका उद्विकास कब से हुआ है? 1960 से इसका विकास चल रहा है। 1960 से 1600 से इसका विकास चल रहा है। 1945 में विकास चलता ही रहा है ना। प्रबोधन काल से इसका देखा जा रहा है। ठीक है। ये सब इसमें सोर्स नोट्स में मैंने लिख रखा है ना। जैसे 1995 में WTO की स्थापना हुई है ना। गेट आया 1994 में। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन की अवधारणा आई। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? WTO का एक सदस्य देश व्यापार संबंधी रियायतों के लेन देन में भेदभाव की नीति न अपनाए। एक सदस्य देश द्वारा दूसरे सदस्य देश को दी गई सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक रियायतें अन्य सदस्य देशों को भी दी जानी चाहिए। इसे हम MFN कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। उपरोक्त नियम के एक अपवाद को मान्यता दी गई यदि दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापारिक समझौता करें, जैसे RCEP है ना। समझौते के माध्यम से व्यापारिक रियायतों का लेन देन करें और इस समझौते की विधिवत सूचना विश्व व्यापार संगठन को दे, है ना, अर्थात पारदर्शिता बढ़ते, तो ऐसे समझौतों के माध्यम से कुछ ही सदस्यों तक सीमित की गई व्यापारिक रियायतों की व्यवस्था को MFN नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसको हम MFN का उल्लंघन नहीं मानेंगे। अब क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को हम देखते हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौते में पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, लेकिन वापस आ रही है। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन क्या होता है, कॉमन मार्केट एग्रीमेंट क्या होता है ना, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है ना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये PDF अगर डाउनलोड करके देखेंगे तो इसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा PTA के क्या प्रभाव होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सदस्य देशों के आपसी व्यापार में अर्थात आंतरिक व्यापार में वृद्धि होने लगती है। इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, निवेश बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है। आपसी व्यापार बढ़ने से सदस्य देशों के व्यापारियों में मेलजोल बढ़ने लगता है, जिससे विरासत में मिली कड़वाहट की भावना कम होने लगती है, अर्थात निर्जातीय संघर्ष कमजोर पड़ता है और मैत्री भाव बढ़ता है। आपसी व्यापार बढ़ने की प्रक्रिया में सदस्य देशों के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के संबंध भी मजबूत बनने लगते हैं। आपसी व्यापार बढ़ने से सदस्य देशों के उपभोक्ता समाज की उपभोग संरचना में एक दूसरे की वस्तुओं का अंश बढ़ता जाता है, जिससे व्यापक समाज में भी लगाव की भावना बढ़ती है और विरासत में प्राप्त कड़वाहट कमजोर होने लगती है। ठीक है। 1991 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लाए है ना। फिर साप्टा आया 1996 में। MFN का दर्जा हमने पाकिस्तान को दिया, लेकिन इसका भी हमने ये दर्जा छीन लिया है। 1966-67 में आसियान बना। ठीक है। 1991 में इंडिया आसियान का सदस्य बना। ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले आपको, इसलिए आगे इनको डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। CECA भी मैं बता चुका हूँ, CPA भी बता चुका हूँ, है ना, पार्टिसिपेशन वाला। तो इंडिया ने CECA 2009 में साउथ कोरिया से किया है, जापान से किया है 2010 में, है ना। पार्टिसिपेटिव वाला भी हमने किया हुआ है बहुत सारे देशों के साथ, है ना। इंडिया EU के मध्य CECA हो चुका है। अब हम देखते हैं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, यूरोपियन यूनियन, G7, ब्रिक्स, द्विपक्षीय समझौते, राष्ट्र के मंच, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। उभरती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के प्रति भारत का नीतिगत रवैया क्या रहा है 1947 से 1967 के बीच देखते हैं। सबसे पहले
घरेलू औद्योगिक विकास के लिए मशीनों का उदारतापूर्वक आयात किया गया। विदेशी सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। पूंजी का आयात हुआ, है ना। 1967 में क्या हुआ, लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक वस्तुओं के संरक्षण की नीति बनाई गई, है ना। 1996 मतलब से पलटने की प्रक्रिया चालू हुई, है ना। MRTP एक्ट आया, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया 1969 में। 1972 में कमीशन बना MRTP का। 1970 में व्यापक लाइसेंसिंग की नीति आई, है ना। 70 में करों की दरों को ऊंचा किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना। 1972 में GIC बना। 1980 में औद्योगिक नीति के वक्तव्य उदारीकरण का प्रायोगिक शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या हुआ, लाइसेंस से मुक्त रखा गया। FDI उदार प्रशासनिक माहौल बनाया गया, है ना। वाहन उद्योग को बढ़ावा मिला। सुजुकी की स्थापना 1983 में हुई। हीरो होंडा की 1983 में हुई। यामाहा की 1983 में हुई। चिकित्सा क्षेत्र में भी 1983 में अपोलो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। संचार में भी काफ़ी विकास हुआ। 1991 की नई आर्थिक नीति आई, है ना। इसमें स्तरीकरण उपाय अपनाए गए, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लाए गए, है ना। तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आएंगी, है ना। इनको आप डिटेल में नेट वगैरह से देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट्स में आपको पूरी चीज़ें बताई गई हैं, है ना। वृहद मध्यम लघु सूक्ष्म औद्योगिक केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, है ना, शहरी ग्रामीण, इन सबका क्या योगदान रहा भारत के विकास में, है ना। बैंकिंग क्षेत्र में क्या योगदान रहा, है ना। IRDA की स्थापना हुई। FDI हुआ, व्यापार सुधार, घरेलू स्थानीय व्यापार सुधार का विस्तारीकरण हुआ, वाइडनिंग ऑफ रिफॉर्म्स। पहली पीढ़ी के सुधार की प्रक्रिया में या दायरों में जिन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था उन्हें भी सुधार के कार्यक्रम के दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया सुधार का विस्तारीकरण कही जाती है। इसमें भी हम 3 क्षेत्र देखते हैं। कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, है ना। 1996 में आंचलिक रूप से विविधीकृत कृषि विकास की रणनीति अपनाई गई। 2000 में प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति लाए गए। बुनियादी ढांचा सुधार हुआ, है ना। इसमें भौतिक और सामाजिक दोनों पर बल दिया गया। भौतिक में सिंचाई और जल निकासी प्रणाली, परिवहन, ऊर्जा, संचार, वित्त, है ना, व्यावसायिक भवन। सामाजिक में आवासीय भवन का नेटवर्क, चिकित्सा सेवा, शिक्षण प्रशिक्षण, नागरिक सुविधाओं, पेयजल नेटवर्क, स्वच्छता सेवा, मनोरंजन, इन सब पर बल दिया गया है। बुनियादी ढांचा उद्योग, उपरोक्त के लिए जिन उद्योगों की आवश्यकता होती है उन्हें बुनियादी ढांचा उद्योग कहते हैं। 8 उद्योग बुनियादी ढांचा में, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कोयला, लौह इस्पात, सीमेंट, विद्युत, खनिज, पेट्रोलियम तेल उद्योग, ना, पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग, है ना। इसको 2009 में मान्यता दी गई। उर्वरक उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग। श्रम बाजार सुधार भी हुए हैं, है ना। श्रम बाजार सुधार भी लगातार चल रहे हैं। इसी के संदर्भ में ILO की स्थापना भी हुई है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नई आर्थिक नीति लाई गई जिसे हम LPG की नीति कहते हैं। फिर WTO की स्थापना हुई 1995 में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर WTO की मीटिंग में क्या क्या मुद्दे चले और कब तक चले, है ना। सिंगापुर में मीटिंग हुई इसकी, फिर वहाँ पे क्या क्या निर्णय आए, है ना। विकसित देशों मतलब ये विकसित देश और विकासशील देशों के मुद्दे कैसे हुए का। GATT की स्थापना 1994 में हुई, तो उससे क्या मुद्दे आए और उनके क्या क्या निष्कर्ष निकले। दोहा बैठक में क्या हुआ, दोहा बैठक का बता देता हूँ थोड़ा। 2001 में, वर्ष 2001 में दोहा बैठक में चर्चा के लिए जिन विषयों को अलग उठाया गया उन्हें दोहा विषय कहते हैं। 2001 से 2013 तक सभी मंत्रिमंडलीय बैठकों में कमोवेश इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई, इसलिए इन बैठकों के दौर को दोहा दौर कहते हैं। दोहा में उठाए गए कुछ विषयों पर संकल्प पारित हो गए, इसलिए उन्हें निर्णित विषय कहते हैं, लेकिन कुछ अन्य विषयों पर सहमति बन नहीं पाई और वे अनिर्णित रह गए, है ना। निर्णित जिन पे निर्णय आ गए वो क्या कहते हैं, श्रम मानक थे, SNT इशू था। अनिर्णित कौन से थे, MAI, घरेलू सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी, इन पर निर्णय नहीं आया था। अब श्रम से जो भी आए थे उसको हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।